पूर्वी तुर्की के एक बहुत ही बेहद ऊंचे और बर्फीले पहाड़ पर ना एक अजीब सी विशालकाय आकृति उभरी हुई है। हाँ, जो बिल्कुल अगर आप उसे देखें तो वो हूबहू एक बहुत बड़ी नाव के ढांचे जैसी दिखती है। बिल्कुल। और जरा सोचिए, समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर उन बर्फीली चट्टानों के बीच एक नाव का क्या काम। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, सदियों से दुनिया भर में लोग यही मानते आए हैं कि इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रलयंकारी तूफान आया था और उस तूफान ने पूरी की पूरी दुनिया को पानी में डुबा दिया था। जिसे ग्लोबल फ्लड कहते हैं। सही कहा। और माना जाता है कि हजरत नूह की कश्ती उसी प्रलय से गुजरकर वहां पहुंची थी। लेकिन क्या सच में पूरी दुनिया उस पानी के नीचे डूब गई थी, या फिर वो सिर्फ बादलों से बरसने वाली कोई भारी बारिश थी? एग्जैक्टली क्या हम आज तक इस कहानी के वैज्ञानिक और तार्किक पहलू को पूरी तरह से गलत समझते आ रहे हैं? तो आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान तीनों ही क्षेत्रों के जानकारों को हमेशा से उलझाता रहा है। हाँ। जब हम इतिहास की इतनी पुरानी घटना का विश्लेषण करते हैं ना, तो अक्सर मिथक और वास्तविकता आपस में ऐसे उलझ जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो है। लेकिन आज हम जिस दस्तावेज का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो कुरान के चमत्कारों और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है। दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज उन आम लोक कथाओं से बिल्कुल अलग हटकर बात करता है। ये अंधविश्वास के बजाय एक बहुत ही सटीक भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करता है। और बिल्कुल यही बात इस पूरी विस्तृत चर्चा को इतना रोमांचक बनाती है। हाँ। आज हमारा मिशन सिर्फ इतिहास की एक पुरानी कहानी को एक बार फिर से दोहराना नहीं है। हम ये देखने वाले हैं कि इस प्राचीन ग्रंथ में नूह की कश्ती और उस महाविनाश के बारे में जो बारीक विवरण दिए गए हैं ना, वो आज के विज्ञान से कैसे जुड़ते हैं। बिल्कुल, वो आज के आधुनिक विज्ञान, जियोलॉजी और नई पुरातात्विक खोजों के साथ किस तरह मेल खाते हैं। हम उन रहस्यों की तह तक जाएंगे कि कैसे एक 14वीं सदी पुरानी किताब में दिए गए भौगोलिक संकेत आज के सैटेलाइट मैप्स पर एकदम खरे उतरते हैं। तो इस विश्लेषण की शुरुआत हमें उस बिंदु से करनी चाहिए जहां से ये पूरी घटना आकार लेती है। उस समय के समाज की स्थिति। हाँ, एग्जैक्टली। अगर हम तबाही या प्रलय की बात करें तो कोई भी प्राकृतिक आपदा यूं ही बिना किसी संदर्भ के नहीं आती। कोई तो वजह होती है। बिल्कुल। जो डेटा और स्रोत हमारे सामने है उसमें एक बहुत ही अहम बात दर्ज है। इसमें इस भयंकर तूफान को महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं कहा गया है। अच्छा, तो फिर क्या कहा गया है? इसे एक विशेष दंड या कहें कि स्पेशल पनिशमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ स्रोत में सूरा अल फुरकान के अध्याय 25 श्लोक 37 का स्पष्ट संदर्भ दिया गया है। एक मिनट, जब हम किसी आपदा को एक विशेष दंड कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि उस समाज की बुनियाद में, उसकी सोच में कुछ बहुत ही बड़ा पतन आ चुका था। हाँ, कोई भी समाज अचानक रातों रात इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। सही बात है। तो स्रोत में इस बारे में क्या विवरण मिलता है? आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या किया था जो इस तरह के महाविनाश का कारण बना? इसके लिए हमें उस समाज की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति को समझना होगा जिसका वर्णन स्रोत बहुत ही सूक्ष्मता से करता है। दस्तावेज में सूरह नूह के अध्याय 71 श्लोक 7 का एक बहुत ही गहरा संदर्भ मौजूद है। उसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि हजरत नूह ने अपनी कौम को, अपने लोगों को लगातार सच्चाई, तर्क और सही रास्ते की तरफ बुलाने की कोशिश की, जो कि एक लंबी प्रक्रिया रही होगी। बिल्कुल, बहुत लंबी। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? स्रोत के अनुसार जब भी उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाया गया तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली। बाकायदा उंगलियां कानों में डाली? हाँ, और खुद को अपने कपड़ों में लपेट लिया और एक भयंकर अहंकार का प्रदर्शन किया। ये कोई सामान्य वैचारिक असहमति नहीं थी। ये तो सच्चाई को सुनने से ही पूरी तरह से इनकार कर देने वाली बात हुई। एग्जैक्टली, एग्जिट थी ये। जरा एक मिनट के लिए इस दृश्य की कल्पना करते हैं। कानों में उंगलियां डाल लेना और खुद को कपड़ों में लपेट लेना। अगर हम इस प्राचीन व्यवहार की तुलना आज के युग से करें ना, तो ये मुझे सीधे तौर पर आज के इको चेम्बर की याद दिलाता है। अरे हाँ, इको चेम्बर या कंफर्मेशन बायस। बिल्कुल, जैसे आज के दौर में सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम हमें सिर्फ वही जानकारी दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारी पहले से तय मान्यताओं को सही ठहराती है, जो हमें अच्छा लगता है। और अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आ जाए जो हमारे विचारों को चुनौती देती हो, तो लोग क्या करते हैं? उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। हाँ, उसे ब्लॉक कर देते। वे एक ऐसा मानसिक आवरण ओढ़ लेते हैं, ठीक उन कपड़ों की तरह जहां कोई भी नई या अलग बात उन तक पहुंच ही ना सके। बहुत ही सटीक तुलना है ये। तो ये स्थिति मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो तूफान केवल बादलों से गिरा पानी था, या वो एक ऐसे समाज का स्वाभाविक और अंतिम परिणाम था जो वास्तविकता और संवाद से पूरी तरह कट चुका था। मुझे लगता है ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। जब कोई भी समाज कंफर्मेशन बायस की इस चरम सीमा पर पहुंच जाता है ना, जहां संवाद की हर खिड़की बंद कर दी जाए और तर्क के लिए कोई जगह ना बचे, बिल्कुल, तो उस समाज का पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए स्रोत ये स्पष्ट रूप से बताता है कि इस पूरी घटना को महज एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक निशानी बनाया गया। एक तरह की चेतावनी। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी। जब इंसान जानबूझकर सच से मुंह मोड़ता है और अज्ञानता को अपना सुरक्षा कवच बना लेता है, तो बाहरी तबाही आने से बहुत पहले ही वो समाज अंदर से तबाह हो चुका होता है। ये अहंकार ही था जिसने उस विनाश को आमंत्रित किया। सही कहा। ये एक ऐसा विचार है जो दिमाग में लंबे समय तक अटक जाता है।
लेकिन चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब संवाद के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। और उस महाविनाश की शुरुआत हुई। हाँ, यहाँ जो दस्तावेज हम देख रहे हैं उसमें प्रलय के शुरू होने का एक ऐसा विवरण है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो पानी के स्रोत वाला हिस्सा। हाँ, आमतौर पे जब हम ऐसी किसी बाढ़ या तूफान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में मूसलाधार बारिश की तस्वीर आती है जो कई दिनों तक आसमान से गिर रही हो, कि बस आसमान से पानी गिर रहा है और दुनिया डूब रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सूरह हूद के अध्याय 11 श्लोक 40 का हवाला देते हुए कुछ और ही बताया गया है। हाँ, वहाँ जो विवरण है ना वो बहुत सीधा और चौंकाने वाला है। उसमें लिखा है, ये ऐसा ही था जब तक हमारा आदेश आ गया और तन्नूर उबल पड़ा। एक सेकंड, तन्नूर मतलब वो रोटी वाला तन्नूर, ओवन? अरबी भाषा में तन्नूर का शाब्दिक अर्थ आमतौर पर ओवन या भट्टी ही होता है जिसमें आग जलती है, लेकिन दस्तावेज इसके लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहता है कि इसका वास्तविक मतलब है पृथ्वी से पानी के फव्वारे फूट पड़ना। देखिए, यही वो हिस्सा है जहां मुझे सबसे ज्यादा उलझन हुई और जहां सबसे बड़ा आहा मोमेंट भी छिपा है। वो कैसे? ओवन का उबलना या जमीन के नीचे से पानी के फव्वारे फूटना। अगर हम इसे आधुनिक जियोलॉजी के नजरिए से देखें तो क्या इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ मौसम की खराबी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। क्या ये जमीन के भीतर किसी बहुत बड़े टेक्टोनिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना होगा। हम जानते हैं कि जमीन के नीचे विशालकाय एक्विफर्स यानी जलभृत होते हैं जिनमें भारी मात्रा में पानी दबाव में जमा होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर में? अरे दबाव उस पानी को सतह की तरफ धकेलता है। अच्छा, तो वो किसी ज्वालामुखी की तरफ फटता है? एग्जैक्टली ये ऐसा ही है जैसे किसी पाइप के फटने पर या प्रेशर कुकर की सीटी के ब्लॉक होने पर अंदर का उबलता हुआ तरल पदार्थ पूरी ताकत से बाहर की तरफ तेज धार के साथ निकलता है। बाप रे! तो ये कोई आम बाढ़ नहीं थी जो धीरे धीरे आई हो। जमीन नीचे से फट रही थी, पानी के विशाल फव्वारे उबल रहे थे और साथ ही आसमान ऊपर से बरस रहा था। मतलब ये एक भयंकर दोहरी आपदा थी। बिल्कुल। एक साथ ऊपर आसमान से और नीचे जमीन से पानी का प्रहार। अब ये बात पूरी तरह से समझ में आती है कि उस सिचुएशन में बचने का कोई रास्ता क्यों नहीं था। और वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। सच में। और ठीक इसी भूगर्भीय उथल पुथल के बीच कश्ती के निर्माण और उसमें सवार होने का आदेश आता है। हाँ। यहाँ यात्रियों के विवरण में भी एक बहुत ही दिलचस्प और तार्किक बात है। वो प्रजातियों वाली बात ना। हाँ। आदेश सिर्फ इंसानों या हजरत नूह के परिवार को बचाने का नहीं था। स्रोत स्पष्ट करता है कि हर प्रजाति के 2 जोड़े मतलब नर और मादा को कश्ती में रखा गया। देखिए, ये हिस्सा लोक कथाओं में अक्सर सिर्फ एक जादुई कहानी की तरह सुनाया जाता है कि सारे जानवर एक साथ आ गए। हाँ, बच्चों की कहानियों की तरह। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके पीछे का विज्ञान और तर्क देखें तो ये हैरान करने वाला है। वो कैसे? जब पृथ्वी के एक बड़े हिस्से का पूरा इकोसिस्टम तबाह होने वाला हो तो बाढ़ के बाद आप उस जगह को दोबारा कैसे बसाएंगे? आपको एक जेनेटिक बैंक की जरूरत होगी। एग्जैक्टली। नर और मादा को साथ ले जाने का ये आदेश, जिसे दस्तावेज में वनस्पति और पशु साम्राज्य के संदर्भ में भी बताया गया है, जीवन के संरक्षण का एक बेहद व्यवस्थित तरीका था। मतलब ये कोई रैंडम बचाव अभियान नहीं था? नहीं, ये दुनिया को फिर से शुरू करने के लिए एक तैरती हुई बायोलॉजिकल लाइब्रेरी को सुरक्षित करने जैसा था। एक तैरती हुई बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, ये इसे देखने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। और दस्तावेज बताता है कि जिन लोगों के लिए पहले ही फैसला हो चुका था, जिन्होंने अहंकार में सच्चाई को नकारा था, वे बहुत कम लोग थे जिन्होंने विश्वास किया और बाकी सब पीछे छूट गए। जो इको चेंबर में रह गए थे। हाँ, जो सच नहीं सुनना चाहते थे। तो ये विशाल कश्ती उस भयानक भूगर्भीय तूफान, जमीन से फूटते पानी और आसमान से गिरती बारिश के बीच से गुजरती है, एक बहुत लंबे सफर पर। लेकिन जब तबाही शांत होती है और पानी का स्तर कम होता है तो वो कश्ती कहाँ जाकर रुकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से भूगोलवेत्ताओं को परेशान किया है। हाँ, क्योंकि कश्ती का रुकना भी कोई आम घटना नहीं थी। तो अगर हम इस दस्तावेज की माने तो क्या ये कोई ऐसा सटीक सुराग देता है जिसे आज के आधुनिक भूगोल में खोजा जा सके? यहीं पर प्राचीन पाठ और आधुनिक विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत संगम होता है। दस्तावेज सूरह हूद और सूरह अल-मुमिनून का संदर्भ देते हुए उस विश्राम स्थल का नाम बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है। क्या नाम बताता है? जूदी पर्वत या माउंटेन ऑफ जूदी। ओके। और दस्तावेज सिर्फ नाम लेकर नहीं रुकता, बल्कि यह इसे आज के भौगोलिक नक्शे पर स्पष्ट करता है कि यह पूर्वी तुर्की में अरारात पहाड़ों का हिस्सा है या उसकी चोटी है। एक मिनट, अगर ये 14वीं सदी पुरानी किताब सीधे तौर पर पूर्वी तुर्की के अरारत पहाड़ों का जिक्र कर रही है तो इसका मतलब है कि खोजकर्ताओं को वहां कुछ न कुछ ठोस भौतिक साक्ष्य जरूर मिले होंगे। बिल्कुल। इतनी बड़ी घटना और इतनी विशाल कश्ती का कोई तो निशान होना चाहिए ना? मैंने कई बार पढ़ा है कि आधुनिक एरियल फोटोग्राफी और पुरातात्विक सर्वेक्षणों के जरिए वहां कुछ अजीब आकृतियां देखी गई हैं। जी हाँ, और इस स्रोत दस्तावेज में उन आधुनिक खोजों का बाकायदा जिक्र किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें विशेष रूप से माउंट अरारत की चोटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर नूह की कश्ती की खोज के दावे की बात की गई है। 10 किलोमीटर दूर? हाँ, वहाँ जो आकृति मिली है, जिसे जुरुपिनार साइट के नाम से भी जाना जाता है, वो भौगोलिक रूप से अपने आसपास के पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। और वो नाव जैसी दिखती है? हूबहू एक विशाल नाव के ढांचे जैसी दिखती है। इसके अलावा दस्तावेज में दियारबकीर इलाके और टाइग्रिस यानी दजला नदी का भौगोलिक संदर्भ भी दिया गया है।
जब आप उस समय के ग्रंथों में दी गई इस जानकारी को आज के टोपोग्राफिकल मैप्स पर रखकर देखते हैं ना, तो वो सटीकता अचूक होती है। ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब जरा इस बात पे गौर कीजिए, हम उस समय के ज्ञान की बात कर रहे हैं जब ना तो कोई जीपीएस था, ना कोई सैटेलाइट इमेजिंग थी, ना ड्रोन्स थे, और ना ही आधुनिक भूगोल का इतना व्यापक ज्ञान था। बिल्कुल, जो ऊपर से देखकर पहाड़ों का नक्शा बना सके। फिर भी एक ऐसा सटीक भौगोलिक संकेत दिया गया जो आज के आधुनिक ऐतिहासिक विज्ञान और पुरातात्विक खोजों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसे महज एक संयोग कहा जा सकता है? दस्तावेज भी इसी बात पर जोर देता है कि ये कोई संयोग नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि ये विवरण किसी भी ऐसे तत्व से मुक्त हैं जिस पर तर्क या विज्ञान के आधार पर उंगली उठाई जा सके। मतलब कोई इसमें वैज्ञानिक गलती नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। उस युग के मानव ज्ञान की सीमाओं को देखते हुए इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी का होना और आधुनिक विज्ञान द्वारा उसकी पुष्टि होना अपने आप में असाधारण है। ये कहानी को सिर्फ एक विश्वास के दायरे से निकालकर एक ठोस ऐतिहासिक आधार देता है। सही कहा। अब जब हम तर्क और विज्ञान की इतनी गहराई में आ ही गए हैं, तो हमें इस चर्चा के सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले पहलू पर भी गौर करना चाहिए। वो ग्लोबल फ्लड वाला पहलू। हाँ, इस तूफान का दायरा या इसका पैमाना क्या था? बचपन से हमने जो कहानियां सुनी हैं, उनमें हमेशा एक ही बात बताई गई है कि वो एक ग्लोबल फ्लड था। मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी। एग्जैक्टली। हर एक महाद्वीप पानी के नीचे था। क्या हमारा ये स्रोत दस्तावेज भी इसी ग्लोबल फ्लड की थ्योरी का समर्थन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और यही इस अध्ययन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जहां एक बहुत बड़े मिथक को तर्कों के आधार पर तोड़ा गया है। कैसे? दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि यह तूफान केवल हजरत नूह के लोगों तक ही सीमित था। यह एक विशिष्ट भौगोलिक दायरे तक सीमित यानी लोकलाइज्ड तूफान था। लोकलाइज्ड तूफान? हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ये सिर्फ एक इलाके तक सीमित था तो ये इतनी बड़ी घटना कैसे बन गई जिसे महाविनाश कहा गया? और अगर पूरी दुनिया में ही डूबी तो फिर ग्लोबल फ्लड का ये विचार लोक कथाओं में इतना हावी कैसे हो गया? ये लोकलाइज्ड फ्लड का विचार कहानी को कैसे बदलता है? इस सवाल का जवाब तत्कालीन जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स और लॉजिक में छुपा है। लॉजिक में? हाँ, दस्तावेज एक बहुत ही ठोस तर्क प्रस्तुत करता है कि इस बात का कोई ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि उस काल में पूरी पृथ्वी पर इंसान बसे हुए थे। ओहो, मतलब पूरी दुनिया में लोग थे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। मानव आबादी केवल पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से में एक खास भौगोलिक क्षेत्र में रहती थी। अच्छा। अब अगर ये तूफान एक विशेष दंड था जो केवल उन लोगों के लिए था जिन्होंने हजरत नूह के संदेश को नकारा था, तो तार्किक रूप से पूरी खाली पड़ी पृथ्वी को डुबाने का क्या औचित्य था? एग्जैक्टली। जहां इंसान ही नहीं थे वहां प्रलय लाने का क्या मतलब? केवल वही हिस्सा इस भयंकर तूफान की चपेट में आया था जहां वे अहंकारी लोग रहते थे। ये कितना लॉजिकल है। मतलब ज्ञान वही मूल्यवान होता है जो तथ्यों की कसौटी पर खरा उतरे। बिल्कुल। अगर धरती के बाकी हिस्सों में कोई इंसान था ही नहीं तो एक वैश्विक बाढ़ की कल्पना सिर्फ एक अतिशयोक्ति बन जाती है। एक एग्जैजरेशन। हाँ। और एक पूरी धरती को डुबाने के लिए जितना पानी चाहिए ना, उसे वैज्ञानिक रूप से समझाना लगभग असंभव है। हाँ, इतना पानी आएगा कहाँ से? लेकिन एक खास क्षेत्र में टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से जमीन से फूटते पानी और मूसलाधार बारिश से आई भयानक बाढ़ को पूरी तरह से समझाया जा सकता है आसानी से। ये दस्तावेज इस लोकलाइज्ड फ्लड की बात करके इसे किसी भी वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ आलोचना से बहुत दूर ले जाता है। बिल्कुल। और यही बात इस दस्तावेज के विश्लेषण को इतना खास बनाती है। ये अंधविश्वास या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातों पर निर्भर नहीं करता। जब आप विज्ञान, भूगोल और पुरातत्व को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये सीमित दायरे वाले तूफान का सिद्धांत सबसे ज्यादा तार्किक लगता है। ये स्पष्ट करता है कि पाठ में जो बताया गया है वो ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें, हमने देखा कि कैसे एक समाज का अपने ही बनाए इको चैम्बर में कैद हो जाना, सच्चाई से पूरी तरह कट जाना और अहंकार में डूब जाना, हाँ, एक विनाशकारी अंत की ओर ले गया। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे जमीन के नीचे का पानी और ऊपर की बारिश ने मिलकर एक दोहरी आपदा को जन्म दिया, जो कि एक जियोलॉजिकल इवेंट था। सही। हमने एक ऐसी कश्ती के बारे में जाना जो महज एक नाव नहीं बल्कि भविष्य को बचाने वाला एक जेनेटिक बैंक थी, जो पूर्वी तुर्की के अरारत पहाड़ों पर जाकर रुकी और जिसके साक्ष्य आज भी पुरातात्विक बहसों का हिस्सा हैं। और सबसे अहम बात, हमने ये जाना कि ये तबाही एक वैश्विक मिथक नहीं बल्कि एक विशिष्ट इलाके तक सीमित वैज्ञानिक घटना थी। और इस पूरे गहन अध्ययन का सार उस अंतिम संदेश में छिपा है जिसका जिक्र श्रोत दस्तावेज में सूरह अल हक्का थे अध्याय 69 श्लोक 12 के माध्यम से किया गया है। उसमें क्या कहा गया? उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस पूरी घटना को, इस कश्ती को एक नसीहत बना दिया गया। नसीहत? हाँ, ताकि याद रखने वाले कान इसे याद रखें। याद रखने वाले कान, ये बहुत ही शक्तिशाली और विचार उत्तेजक वाक्य है। हाँ, क्योंकि इस चर्चा का मकसद केवल ये साबित करना या जानना नहीं है कि हजारों साल पहले भूगोल कैसा था या कश्ती का आकार क्या था। तो असली मकसद क्या है? असली मकसद ये सीखना है कि क्या आज के हमारे समाज के पास वे याद रखने वाले कान हैं? जब आज हमारे आसपास पर्यावरणीय चेतावनियां गूंजती हैं या जब समाज में विभाजन और पतन की आहट सुनाई देती है, तो क्या हम सचमुच उन्हें सुनते हैं या हम भी इतिहास के उन लोगों की तरह अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और अज्ञानता की चादर ओढ़ लेते हैं? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो आज के समय में बहुत जोर से गूंजता है।
ये सोचना बहुत ही दिलचस्प और साथ ही थोड़ा बेचैन करने वाला भी है। अगर प्रकृति और इतिहास ने एक विशाल कश्ती के अवशेषों को पहाड़ों की चोटी पर हजारों सालों तक महज एक नसीहत या रिमाइंडर के रूप में सुरक्षित रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे देख और समझ सकें, तो हमारे लिए क्या बचा है? हाँ, जरा सोचिए, हमारे आज के फैसले, हमारे आज के तकनीकी अहंकार और बंद हो चुके संवाद के कौन से अवशेष आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन के नीचे दबे रह जाएंगे? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हम इतिहास के उन साक्ष्यों से सच में कुछ सीख रहे हैं, या हम खुद एक ऐसी ही डरावनी कहानी और आने वाले कल का इतिहास बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।